अध्याय 90। मैं आपसे गहन चर्चा करना चाहूंगा। ज़ियाओ यीजियान ईर्ष्या और संदेह का अनुभव करता है। भावना मूल्य जोड़ 120। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूफी अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये लड़की इतनी संवेदनशील कब हो गई? उसने ज़ियाओ यीजियान की नज़र से नज़र मिलाए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे थोड़ी देर के लिए देखा था जब मैं आज सुबह जुआन कोंग जेड के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए पिलटॉवर गया था। बस थोड़ी देर के लिए देखा। क्या एक महिला जो एक जादूगरनी की तरह दिखती है, वह सिर्फ इसलिए सड़क पर किसी का अभिवादन करने के लिए इतनी उत्साही हो सकती है? गूफी की व्याख्या सुनने के बाद ज़ियाओ यीजियान को अभी भी असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने अंततः उस पर भरोसा करना चुना, क्योंकि उस महिला के प्रति उसका रवैया काफी उदासीन था। भले ही उस महिला के कोई अनुचित इरादे हों, लेकिन यह उसकी ओर से सिर्फ इच्छाधारी सोच लग रही थी। वास्तव में ये केवल ये साबित करता है कि उसका भाई कितना आकर्षक था। हाँ, यह एक संयोग था, मिस काओ यंग। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। गूफी ने सहजता से काओ यंग को स्वीकार किया और जाने के लिए तैयार हो गया। गूफी को काओ यंग को इस तरह से जवाब देते देख ज़ियाओ यीजियान को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। वह स्नेहपूर्वक गूफी के करीब चली गई। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। किंग लिन के साथ जाने के लिए तैयार थे, जो एक हैरान भाव से स्थिति को देख रहा था। कृपया प्रतीक्षा करें, युवा मास्टर गूफी। जैसे ही गूफी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे से एक आकर्षक और आलसी आवाज आई। गूफी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपने कदम रोके और काओ यंग के आकर्षक चेहरे को देखने के लिए मुड़े। क्या मिस काओ यंग को कुछ चाहिए? हालांकि गूफी मुस्कुरा रही थी, काओ यंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। काओ यंग की आंखों में एक मोहक आकर्षण, एक प्राकृतिक आकर्षण था, जिससे लोगों के लिए नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। उसने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया और कहा, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमारी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई थी। अब जब हमारे पास समय है तो क्यों न हम थोड़ी देर बातें करें? काओ यंग के निमंत्रण को सुनकर गूफी ने भौहें उठाईं। उसकी थोड़ी सी हिचकिचाहट निश्चित रूप से उसके बगल में बैठी ज़ियाओ यीजियान ने देखी। ज़ियाओ यीजियान ने घबराहट का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओ यीजियान ने खुलेआम गूफी की बाह पकड़ ली। दोनों अब इतने करीब आ गए जैसे कि वह काओ यंग के सामने अपना दावा पेश कर रही हो। दोनों महिलाओं ने तनाव के साथ एक दूसरे को देखा। ज़ियाओ यीजियान की सुंदरता, हालांकि काओ यंग जितनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन एक कोमल गर्मजोशी थी जो एक दिव्य युवती की तरह सुकून देने वाली थी। अगर काओ यंग एक आकर्षक जादूगरनी थी, तो ज़ियाओ यीजियान एक परी थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। दोनों महिलाओं का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन वे समान रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली थी। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। गूफी ने ज़ियाओ यीजियान की भावनाओं को देखा और तुरंत काओ यंग को अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति काओ यंग पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थी। काओ यंग को झटका और निराशा का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 60। वह हमेशा से गर्वित रही थी और विशाल पिलटॉवर में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसे वह देखती हो। आमतौर पर जैसे ही वह बोलती, अनगिनत पुरुष उसे खुश करने के लिए उत्सुक होकर उसके पास आ जाते। फिर भी गूफी ने बार बार उसे अनदेखा किया और अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे न केवल शर्मिंदगी महसूस हुई, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी ज्वाला भी जल उठी। युवा मास्टर गूफी, मैंने अपने शिक्षक से सुना है कि आप एक कीमियागर भी हैं। वास्तव में मैं आज आपके साथ एक स्पैरिंग सेशन के लिए यहाँ आया हूँ। काओ यंग ने अपनी भावनाओं को छिपाया और फिर से बोली। स्पैरिंग? काओ यंग के शब्दों को सुनकर गूफी ने धीरे से हंसी। उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जिससे ये बताना मुश्किल था कि वह खुश था या खारिज कर रहा था। बेशक ये मुकाबला साधना के स्तरों की तुलना करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्माओं की प्रतियोगिता है। काओ यंग ने मधुर मुस्कान दी। उसके नाजुक चेहरे पर एक आकर्षक आकर्षण था। यह महिला एक मोहक लोमड़ी की तरह थी, हर हरकत पुरुषों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। आसपास के लगभग हर आदमी की नज़र उस पर टिकी हुई थी। काओ यंग पवित्र गोली शहर में काफी प्रसिद्ध थी, न केवल अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी असाधारण कीमिया प्रतिभा के लिए भी। कुछ दर्शक जिन्होंने उसे पहचाना, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी निगाहें गूफी पर चली गईं। ये कौन व्यक्ति था जिसने आकर्षक काओ यंग को उसे चुनौती देने के लिए मजबूर किया? काओ यंग की आकर्षक मुस्कान वास्तव में प्रभावी थी। यहाँ तक कि गूफी की आंखों में भी प्रशंसा के भाव दिखे,
लेकिन उसने केवल उसकी चुनौती का उदासीनता से जवाब दिया, तुम योग्य नहीं हो। गूफी के शब्दों का मतलब उसे छोटा करना नहीं था, बल्कि उसके विचारों का एक ईमानदार प्रतिबिंब था। उनकी धारणा में काओयांग की आत्मा शक्ति केवल नश्वर क्षेत्र के अंतिम चरण में थी, जो उनके अपने आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत नीचे थी। अंतर चींटी और हाथी के बीच जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। काओयांग को हल्का गुस्सा आता है। भावना मूल्य जोड़ 60। गूफी के स्पष्ट शब्दों ने निस्संदेह काओयांग को अपमानित महसूस कराया। उसने अपने माथे पर गिरे बालों के एक लट को धीरे से ठीक किया, उसकी मुस्कान और भी आकर्षक हो गई। युवा मास्टर गूफी, कृपया मुझे एक सबक का सम्मान प्रदान करें। काओयांग बेशर्मी से जिद करती रही। जैसे ही उसने गूफी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बात की, उसके नाजुक सफेद हाथ फुर्ती से एक मुहर बनाए और एक पल में उसके चारों ओर की आत्मा शक्ति तेजी से संघनित हो गई। एक आत्मा फीनिक्स में बदल गई। फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे उसके चारों ओर का स्थान तेजी से मुड़ गया। जैसे जैसे उसकी फड़फड़ाहट की गति बढ़ी, उसके चारों ओर धुंधली काली स्थानिक दरारें फैलने लगीं। जादूगरनी से जैसी उम्मीद थी। मैंने सुना है कि उसकी साधना और आत्मा शक्ति में उसके पिछले रिट्रीट के बाद से बहुत सुधार हुआ है। यह आत्मा फीनिक्स वास्तव में भयानक है। आत्मा फीनिक्स की शक्ति को देखकर आसपास की भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। इस समय काओयांग ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान पहनी हुई थी। उसका नाजुक हाथ आत्मा फीनिक्स को नियंत्रित करने और उसे गूफी की ओर धकेलने के लिए हल्के से लहरा रहा था। फैलाओ, गूफी ने शांति से कहा। उसकी निगाह आत्मा फीनिक्स पर टिकी हुई थी। तुरंत एक अदृश्य आत्मा तूफान उभरा, जिसने फीनिक्स को पलक झपकते ही चीर दिया, उसे प्रकाश की धुंधली झलक में बदल दिया जो जल्दी से गायब हो गई। घटना बहुत जल्दी और अचानक हुई। एक समय में शक्तिशाली फीनिक्स के पास गूफी के खिलाफ कोई मौका नहीं था, जिसने एक भी शब्द नहीं बोला, बस एक शब्द बोला। काओयांग को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। काओयांग के होठों से हल्का खून बह रहा था। उसकी आंखें अचानक आत्मा के तूफान को महसूस करते हुए सदमे से भर गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गया होगा। और वह इतना छोटा है। उसने ये कैसे किया? काओयांग को प्रशंसा का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 60। काओयांग की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। वह क्षेत्र वह लक्ष्य था जिसका वह वर्षों से पीछा कर रही थी। अभी यह मेरी ओर से दुस्साहस था। अगले ही पल उसने अपने होठों से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए गूफी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। धन्यवाद यंग मास्टर गूफी, दया दिखाने के लिए। ईमानदारी से, मैच बहुत जल्दी हार गया, इतनी जल्दी कि उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था और वह आसानी से गूफी द्वारा कुचल दी गई। हालांकि विफलता पूरी तरह से एक बुरी बात नहीं थी, यह उसके भविष्य की साधना में उसकी मदद करेगा। तुम्हारी क्षमता अच्छी है। गूफी ने काओयांग के रवैये की सराहना करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वह उसके अचानक हमले से नाराज नहीं था। इसके साथ ही वह निर्णायक रूप से मुड़ा और ज़ियाओ यीजियान और अन्य लोगों के साथ टहलना जारी रखा। अध्याय 91। तुम मिस्सी की हथेली से बच नहीं सकते। काओयांग की भावनाएं जिज्ञासा और प्रशंसा की ओर मुड़ती हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। गूफी की आकृति को धीरे धीरे दूर होते हुए देखकर काओयांग की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। उसकी लंबी आकर्षक आंखें एक अजीबोगरीब रोशनी से चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से गर्वित और प्रतिस्पर्धी थी। उसे अपराजय होने में नहीं बल्कि वास्तव में योग्य प्रतिद्वंद्वियों से मिलने में मजा आता था। गूफी की उपस्थिति ने उसकी मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। गूफी, तुम मिस्सी की पकड़ से बच नहीं पाओगी। एक पल के बाद काओयांग ने हल्की गुनगुनाहट की, धीरे से अपने नाजुक हाथ को जकड़ा और उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान फिर से उभर आई, जिसने उसके पहले से ही आकर्षक चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया। उस पल ज़ियाओ यीजियान, जो गूफी की बांह पकड़े हुए थी, ने काओयांग की ओर देखा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को शांत नजर से देखा, लेकिन सतह के नीचे एक स्पष्ट तनाव था। शायद यह एक महिला का अंतर्ज्ञान था, लेकिन ज़ियाओ यीजियान ने खतरे का संकेत महसूस किया। उसने गूफी की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे थोड़ा और करीब खींचा। अचानक चौंककर गूफी अप्रत्याशित खींचतान से लगभग लड़खड़ा गया। ज़ियाओ यीजियान घबरा गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। मूर्ख लड़की, तुम किस बारे में ज्यादा सोच रही हो? भावनात्मक मूल्य अधिसूचना के माध्यम से गूफी को दोनों महिलाओं की भावनाओं का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। अतीत में गू राज्य में वह पूरी तरह से जुन एर के प्रति समर्पित था,
लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं था। अब जुन एयर को छोड़ने के बाद उसे अपने आकर्षण की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ। अगली सुबह गूफी को लगा कि कोई आ रहा है और वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाहर पिलटॉवर की पोशाक पहने एक बुजुर्ग इंतजार कर रहा था। युवा मित्र, तीनों प्रमुखों ने आपके अनुरोध पर सहमति जताई है। कृपया मेरे साथ पिलटॉवर तक आइए। मुझे 1 मिनट दीजिए, गूफी ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को जवाब दिया, फिर दरवाज़ा बंद करने के लिए वापस मुड़ा। तभी ज़ियाओ यीजियान जाग गई, अपनी आंखें रगड़ते हुए और कर्कश आवाज़ में पूछा, यहाँ कौन है? ये पिलटॉवर से एक बुजुर्ग है। तीनों प्रमुखों ने मेरे अनुरोध पर सहमति जताई है। ये सुनकर ज़ियाओ यीजियान थोड़ा और सतर्क हो गई, उसकी आंखों में खुशी के भाव दिखाई दिए। ये बहुत बढ़िया है। गूफी ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को धीरे से बिखेरा। हालांकि वहां तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। आखिरकार 3000 जलती हुई ज्वालाएं उन पिछली स्वर्गीय ज्वालाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। इसकी शक्ति कई निम्न स्तरीय डुवेनरेट से भी ज्यादा थी। मम्मा, मैं समझ गया। हालांकि ज़ियाओ यीजियान अनिच्छुक थी, उसने आगे कुछ नहीं पूछा, समझदारी से सिर हिलाया। उसकी नज़र गर्मजोशी से भर गई। गूफी को लगा जैसे उसका दिल गर्म पानी में भीग रहा हो, उसके भीतर एक सुकून देने वाली अनुभूति फैल रही हो। शायद मैं आज वापस आ जाऊं। गूफी मुस्कुराया, धीरे से ज़ियाओ यीजियान के नाजुक होंठों को चूमने के लिए झुका, जिससे वह शर्मा गई, इत्मीनान से जाने से पहले। इसके बाद गूफी ने एल्डर का पीछा करते हुए पिलटॉवर तक पहुंच गया। मैं क्यूलिंग हूँ, पिलटॉवर का पहला एल्डर। पहुंचने पर गूफी का व्यक्तिगत रूप से पिलटॉवर के प्रथम एल्डर द्वारा स्वागत किया गया। उनका साधना स्तर पिछले एल्डरली की तुलना में अधिक मजबूत था, जो 5 सितारा डुवेनेरेट तक पहुंच गया था। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के कई लोग जब प्रथम एल्डर को व्यक्तिगत रूप से एक अपरिचित युवक का स्वागत करते हुए देखते हैं, तो वे उत्सुक भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाते। काओ यंग भी भीड़ में शामिल थी। जब उसने गूफी को आते देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। काओ यंग को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। युवा मास्टर गूफी, आपको फिर से देखना कितना संयोग है। कल आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। गूफी ने केवल एक विनम्र, फीकी मुस्कान दी, जिसने काओ यंग को उसके साथ उत्साहपूर्वक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। काओ यंग के पीछे थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा था। काओ यंग के गूफी के प्रति गर्मजोशी भरे रवैये को देखकर युवक की आंखों में ईर्ष्या की चमक आ गई। हालांकि उसने दूसरों से गूफी की ताकत के बारे में पहले ही जान लिया था और गूफी की ताकत को जानते हुए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। गूफी ने इन लोगों की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी नज़र में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। यहाँ उसका एकमात्र उद्देश्य 3000 जलती हुई लौ थी। इसके बाद क्यूलिंग गूफी को भव्य हॉल में ले गया, जहाँ जुआन कोंगजी, तियानलेइजी और जुआन यी उनका इंतजार कर रहे थे। युवा मित्र गूफी, हालांकि हम आपको स्टार दायरे में प्रवेश करने देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इस लॉ को पकड़ने में काफ़ी जोखिम है। खुद को ज्यादा जोर से मत दबाओ, जुआन कोंगजी ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद सलाह दी। गूफी की नज़र दृढ़ थी और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर जुआन कोंगजी ने हल्की आह भरी। फिर अचानक उनके सामने अंतरिक्ष में एक लहरदार चांदी का स्थानिक द्वार दिखाई दिया। युवा मित्र, मेरे पीछे आओ। क्यूलिंग पहले अंदर गया और गूफी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। जैसे ही स्थानिक तरंग ने उन्हें घेर लिया, उनकी आकृतियां तीनों सिरों की दृष्टि से गायब हो गईं। स्टार दायरे में प्रवेश करने पर गूफी ने अपने आसपास के वातावरण को सूक्ष्मता से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी ओर एक तीव्र गर्मी दौड़ रही है और साथ ही उसके भीतर स्वर्गीय लपटें भी उठने लगी। ये प्रतिक्रिया केवल तब हुई जब अन्य स्वर्गीय लपटें पास में थीं। तथाकथित स्टार दायरा एक ऐसा स्थान था जिसे पिलटॉवर के 3 सिरों ने जबरन फाड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से ये स्थान भू दायरे की रहस्यमय भूमि से तुलना नहीं कर सकता था जहां गूफी रहता था। ये काफी बंजर दिखाई दे रहा था, जिसके आसपास एक हल्की गर्मी की धुंध छाई हुई थी। मंद, बिखरी हुई रोशनी अंतरिक्ष में धीरे धीरे घुस रही थी, जिससे कुछ हद तक ठंडी चमक आ रही थी। क्यूलिंग ने रास्ता दिखाया। तेजी से शून्य में उड़ते हुए गूफी उसके पीछे पीछे चल रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद दूर के शून्य में अचानक एक तीखी चमक दिखाई दी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि वह सूरज की तरह थी, जिससे आंखों में चुभन सी होने लगी। हम यहाँ हैं, सावधान रहें। क्यूलिंग अचानक रुक गया।
और अपना सिर घुमाकर धीमी आवाज में बोला। ये कहने के बाद कीलिंग धीमा हो गया और धीरे धीरे नीचे उतरा। गूफी ने जल्दी से उसका पीछा किया। जैसे जैसे वे चकाचौंध करने वाली चमक के पास पहुंचे, उसके भीतर की वस्तु गूफी को स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब गूफी ने आखिरकार प्रकाश के भीतर की वस्तु को देखा तो उसका भाव बदल गया। प्रकाश के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था, जिसका आकार दृष्टि की सीमाओं से परे फैला हुआ था। ड्रैगन की आंखें बंद थीं, उसका शरीर कुंडलित था और वह एक अजीब बैंगनी काले रंग की लौ में लिपटा हुआ था। जैसे जैसे लौ टिमटिमाती थी, आसपास का स्थान मुड़ता और विकृत होता हुआ प्रतीत होता था। विशाल शून्य में ड्रैगन के कुंडलित शरीर ने एक भारी उपस्थिति को प्रकट किया। बैंगनी काले रंग की लपटें लगातार उसके रूप से रिस रही थीं, जो अथक रूप से जल रही थी। इस भव्य तमाशे ने विस्मय की अमिट छाप छोड़ी। हालांकि गूफी ने अपनी आत्मा भटकने के दौरान इस दृश्य को कुछ समय के लिए देखा था, लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर उसने वास्तव में इस तरह के प्राचीन चमत्कार की भव्यता को समझा। ड्रैगन के सामने उसका अपना रूप एक चींटी की तरह महत्वहीन लग रहा था। तो ये 3000 जलती हुई ज्वाला है, गूफी ने बड़बड़ाया। उसकी निगाहें उत्साह और झिझक दोनों से भरी हुई थीं। इस बार गूफी को एहसास हुआ कि वह शायद बहुत जल्दबाजी कर रहा था। 3000 जलती हुई ज्वाला अभी भी उसके वर्तमान क्षमताओं से परे हो सकती है। अध्याय 92, इसे संभाल नहीं सकते, फिर मैं बस बैकअप के लिए कॉल करूंगा। हालांकि चूंकि गूफी पहले से ही यहाँ था, उसने फैसला किया कि वह इसे आजमा सकता है। कीलिंग ने गूफी के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी और अपने सिर को थोड़ा हिलाया। अपने अवसरों के बारे में आशावादी नहीं था। पूरा पिलटॉवर शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था, फिर भी एसोसिएशन के प्रमुख भी 3000 जलती हुई ज्वाला को परिष्कृत करने में विफल रहे थे। गूफी की संभावना भी उतनी ही कम लग रही थी। युवा मित्र गूफी, तुम अपनी आत्मा की शक्ति का एक झोंका उस स्थान पर भेजकर देख सकते हो कि क्या तुम 3000 जलती हुई ज्वाला को शांत कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सील को नुकसान मत पहुंचाना। कीलिंग ने ड्रैगन के शरीर पर एक विशेष स्केल की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। इसे शांत करो। ये सुनकर गूफी खुद को रोक नहीं सका और चुपचाप इस विचार का उपहास किया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों के बाद भी पिलटॉवर में कोई भी 3000 जलती हुई ज्वाला को परिष्कृत करने में कामयाब नहीं हुआ था। इस चीज ने पहले से ही मानव जैसी बुद्धि विकसित कर ली थी। लेकिन इसे कैसे शांत किया जा सकता है? इस दुनिया में सच्चे बौद्ध मार्ग जैसी कोई चीज नहीं थी। 3000 जलती हुई ज्वाला इतने लंबे समय से स्टार दायरे में कैद थी। मनुष्यों के प्रति इसकी नफरत गहरी थी। मौका मिलने पर यह निश्चित रूप से उत्पात मचाएगी। इसे परिष्कृत करने के लिए कोई इसे शांत करने की स्पष्ट धारणा पर भरोसा नहीं कर सकता था। एकमात्र तरीका सीधे इसकी चेतना को नष्ट करना, इसे अराजक स्थिति में वापस लाना और फिर इसकी स्रोत ज्वाला को दबाना और परिष्कृत करना था। समझ गया, गूफी ने खुद से सोचा, अस्थायी रूप से सुझाव का पालन करते हुए। वह आगे बढ़ा। उसकी निगाहें आग की लपटों में घिरे भव्य ड्रैगन पर घूमी, इससे पहले कि वह मानव आकार के तराजू को खोजे। वास्तव में वह विशेष तराजू आग से मुक्त था। जैसे ही गूफी की निगाह तराजू पर गई, उसने देखा कि यह धागे जैसी काली रेखाओं से ढका हुआ था। ये रेखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो अजीबोगरीब रून बनाती थीं जो तराजू से कसकर चिपकी हुई थी, जैसे कि एक विशाल काला जाल जो 3000 जलती हुई लौ को घेरे हुए था, उसे फंसाए हुए था। गूफी समझ गया कि यह पिलटॉवर के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से लगाई गई मुहर थी। यही कारण है कि 3000 जलती हुई लौ स्टार डोमेन में सीमित रह गई। वह तराजू से निकलने वाली डराने वाली धुंधली आभा को महसूस करते हुए करीब आया। चलो देखते हैं कि यह आदमी वास्तव में कितना भयंकर है। एक जांच करने वाली मानसिकता के साथ गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के विशेष तराजू को छूते हुए हाथ बढ़ाया। आश्चर्यजनक रूप से तराजू बिल्कुल भी गर्म नहीं था, इसके बजाय इसमें एक हल्की ठंडक थी। लेकिन गूफी के पास इस विसंगति पर विचार करने का समय नहीं था। अपनी आंखें बंद करके उसने सावधानी से अपनी आत्मा की शक्ति को अपनी बांह के माध्यम से प्रवाहित किया, जिससे ये धीरे धीरे तराजू में घुस गई। बूम! जैसे ही गूफी की आत्मा शक्ति तराजू में घुसी, एक फीकी धीमी आवाज गूंजी और उसकी आत्मा किसी चीज को तोड़ती हुई एक अजीब शून्य में उभरी। ये शून्य बैंगनी काले रंग की लपटों से भरा हुआ था और इसके केंद्र में गूफी ने एक छोटा ड्रैगन देखा। ये छोटा अग्नि ड्रैगन, हालांकि स्टार दायरे में विशाल ड्रैगन की तुलना में छोटा था, एक और भी अधिक भयानक आभा को बाहर निकालता था। हालांकि ड्रैगन अपनी आंखें बंद करके मुड़ा हुआ था, जैसे कि नींद में हो।
ड्रैगन की बंद आंखों को देखकर गूफी को एहसास हुआ कि यह प्राणी 3000 जलती हुई लौ की असली स्रोत लौ थी। गूफी को पता था कि लौ वास्तव में सो नहीं रही थी, उसने उस पल उसे देखा था जब वह अंदर आया था। 3000 जलती हुई लौ, मुझे पता है कि तुम भागना चाहते हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस जगह से निकलने में मदद कर सकता हूँ। गूफी की आत्मा शक्ति छोटे अग्नि ड्रैगन पर बह गई क्योंकि उसने अपने इरादों के बारे में खुलकर बात की। अगले ही पल छोटे अग्नि ड्रैगन की आंखें अचानक खुल गईं। ठंड से भरी उसकी बैंगनी काली आंखें गूफी की आत्मा पर टिकी हुई थीं। 3000 जलती हुई लौ को मजाक लगता है। भावना मूल्य जोड़ 30। मानव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बकवास पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। यह मृत्यु से किस तरह अलग होगा? अग्नि ड्रैगन अचानक ठंडे मजाकिया लहजे में बोला। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे मनुष्यों के हाथों अनगिनत विश्वासघात सहना पड़ा था। जब से इसे स्टार दायरे में सील किया गया था, अनगिनत मनुष्यों ने इसे परिष्कृत करने का प्रयास किया था। तब से 3000 जलती हुई लौ समझ गई कि सभी मनुष्य इसकी स्रोत आग को चाहते हैं। लेकिन उनके शब्द हास्यास्पद रूप से पाखंडी थे। उन सभी ने दावा किया कि वे इसे मुक्त कर देंगे। कितना हास्यास्पद! स्रोत आग को परिष्कृत करने के लिए इसकी चेतना को मिटाना आवश्यक था। केवल एक खाली खोल छोड़ना मृत्यु से क्या फर्क पड़ता? भले ही अंततः एक और चेतना उभरी हो, लेकिन यह अब वैसी नहीं होगी। तो तुम मूर्ख नहीं हो। गूफी को 3000 जलती हुई लौ की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ। इस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला ने पहले से ही एक मानव से अलग बुद्धि का स्तर विकसित कर लिया था। 3000 जलती हुई ज्वाला क्रोध महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 30। बाहर निकलो। 3000 जलती हुई ज्वाला क्रोध में दहाड़ती है। उसकी आंखें बैंगनी काली लपटों से जलती हैं। अग्नि ड्रैगन के शरीर से आग हिंसक रूप से फूटती है, जो गूफी की आत्मा शक्ति की ओर बढ़ती है। यदि गूफी का वास्तविक शरीर मौजूद होता तो वह प्रतिरोध करने में सक्षम हो सकता था, ये देखते हुए कि उसके भीतर स्वर्गीय ज्वालाओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। लेकिन यह उसकी आत्मा शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था, जो ज्वाला के हमले का सामना करने में असमर्थ था। लपटों ने उसकी आत्मा को झुलसा दिया। गूफी की आकृति बैंगनी काली आग के समुद्र में समा गई। स्टार दायरे में वापस गूफी, जिसका हाथ अभी भी तराजू को छू रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर क्रोध के निशान दिखाई दे रहे थे। जलने से बचने के लिए उसने समय रहते पीछे हट लिया था। ये देखकर एल्डर क्यूलिंग समझ गया कि गूफी असफल हो गया है। युवा मित्र गूफी, कई लोगों ने वर्षों से 3000 जलती हुई ज्वाला को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा भाग्य अपर्याप्त है। क्यूलिंग के शब्दों को सुनकर गूफी ने भौहें सिकुड़ी। एल्डर क्यूलिंग, 3000 जलती हुई ज्वाला ने मनुष्य जितनी बुद्धिमानी से चेतना विकसित की है, भाग्य का विचार निरर्थक है। गूफी ने किसी को भी अपमानित करने से डरते हुए जवाब दिया। अगर पिलटॉवर इस हास्यास्पद छद्म करुणापूर्ण कार्य को जारी रखता है, इसे शांत करने की कोशिश करने के तरीके से कोई भी कभी भी 3000 जलती हुई लौ को वश में नहीं कर पाएगा। मानवता के प्रति इतनी घृणा से भरे एक संवेदनशील प्राणी से निपटने के लिए कहीं ज्यादा सीधे दृष्टिकोण की जरूरत थी। तो युवा मास्टर गूफी, आप क्या प्रस्ताव देते हैं? क्या आप इसे सीधे दबा सकते हैं? क्यूलिंग नाराजगी महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 30। क्यूलिंग की अभिव्यक्ति बोलते समय सख्त हो गई। वो स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन ये जानते हुए कि गूफी की पृष्ठभूमि असाधारण थी, उसने अपनी आवाज को कुछ हद तक संयमित रखा। क्यूलिंग का मानना था कि हालांकि गूफी प्रतिभाशाली था, फिर भी वह 3000 जलती हुई लौ को सीधे वश में करने की शक्ति रखने के लिए बहुत छोटा था। इसे सीधे दबाओ। गूफी अपने विकल्पों पर विचार करते हुए एक पल के लिए चुप रहा। अब तक उसने इस प्रशिक्षण यात्रा के दौरान अपने कबीले से कोई मदद नहीं मांगी थी। चूंकि वह इसे अकेले नहीं हरा सकता था, तो सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं बुलाता? हालांकि मैं इसे खुद काबू में नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे बुजुर्गों में से कोई मेरी मदद करे तो 3000 जलती हुई लौ को दबाना एक आसान काम होगा। अपना मन बना लेने के बाद गूफी ने एक स्थानिक ज़ेड स्लिप को कुचल दिया। जैसे ही यह टूटा, एक बेहद शक्तिशाली स्थानिक बल आगे बढ़ा, जिसने पास के अंतरिक्ष के एक हिस्से को एक दरार में बदल दिया। जैसे ही दरार बनी, एक सफेद आकृति धीरे धीरे अंदर से उभरी। अध्याय 93। एक युवा मास्टर होने के अपने फायदे हैं। क्यूलिंग को गुस्सा आता है। जोड़ 2 0 भावना अंक। युवा मित्र,
ये तथ्य कि हमने आपको 3000 जलती हुई लौ को काबू में करने के लिए स्टार दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, पहले से ही पिलटॉवर द्वारा एक दुर्लभ अपवाद था। फिर भी आप अभी भी किसी और को लाने की योजना बना रहे हैं। ये बस बहुत। गूफी को स्थानिक जेड स्लिप को फाड़ते हुए देखकर क्यूलिंग थोड़ा क्रोधित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने डांटना शुरू कर दिया। हालांकि गूफी की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, लेकिन उसका व्यवहार वास्तव में पिलटॉवर के लिए अपमानजनक था। हालांकि क्यूलिंग अपने कठोर शब्दों को समाप्त करने से पहले वह अचानक मौके पर ही जम गया। जैसे ही सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग स्थानिक दरार से बाहर निकले, एक अवर्णनीय भयानक आभा ने स्टार दायरे को भर दिया। क्यूलिंग का मुंह खुला रह गया, वह जो शब्द कहने वाला था उसे वापस निकल गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। वह साधारण दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को घूरता रहा जो स्थानिक दरार से उभरा था। उसकी आंखों में डर की झलक दिखी क्योंकि वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह भयानक आभा 3 पिलटॉवर प्रमुखों से भी कहीं अधिक थी। अगले ही पल अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा और एक और बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह जुवान कोंगजी था, जो 3 एसोसिएशन प्रमुखों में से एक था। उसने स्टार दायरे के भीतर असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया था और जल्दी से अंदर जाने के लिए चांदी के दरवाजे को बुलाया था। जुवान कोंगजी को आते देख क्यूलिंग ने राहत की सांस ली और बोलने ही वाला था कि जुवान कोंगजी ने उसे रोकने के लिए इशारा किया। उसका भाव गंभीर था। ये भयानक आभा, क्या यह इस वरिष्ठ का क्षेत्र हो सकता है? जैसे ही जुवान कोंगजी ने सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग को देखा, उसका दिल धड़क उठा और उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। हाँ, गूफी, तुम्हें आखिरकार इस बूढ़े आदमी की याद आ गई। तो इस बार तुम्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा है? बुजुर्ग, जो दरार से बाहर निकल आया था, पहले तो गंभीर भाव लिए हुए था। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी और उसकी उंगलियां रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह ये सोचकर दौड़ा था कि गूफी बहुत खतरे में है। ये देखकर कि गूफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वह आखिरकार शांत हो गया और एक दयालु मुस्कान दिखाई। दादा गुजियोंग, क्या मैं बिना किसी परेशानी के आपसे मिल नहीं सकता? गूफी ने हंसते हुए सहजता से और निकटता के लहजे में बात की। गूफी ने जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया था, वह उसके दादा की पीढ़ी का एक वरिष्ठ व्यक्ति था, जिसने उसे बड़ा होते देखा था और उसके साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। गूफी की स्टोरेज रिंग में 1 दर्जन से अधिक समान स्थानिक जेड स्लिप्स थीं, जिनमें से प्रत्येक कम से कम एक हाफ सेंट पावरहाउस को बुलाने में सक्षम थी। ये जेड स्लिप्स उसे उसके कबीले के विभिन्न चाचाओं और बुजुर्गों द्वारा दी गई थीं और गूफी ने बार बार मना करने के बाद केवल कुछ ही लाने में कामयाबी हासिल की थी। गू कबीले में गूफी सभी के स्नेह का केंद्र था। उसने इन जेड स्लिप्स का संयम से केवल वास्तव में आवश्यक स्थितियों में उपयोग करने का इरादा किया था, ताकि उन पर अत्यधिक निर्भर न हो जाए, जो उसकी ताकत में वृद्धि के लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये पहली बार था जब उसने सहायता के लिए कबीले के एक पावरहाउस को बुलाने के लिए जेड स्लिप का इस्तेमाल किया। बुलाया गया गुजियोंग एक 3 स्टार डूसेंट था, जो मौजूद सबसे मजबूत व्यक्ति जुवान कोंगजी को पूरी तरह से मात दे रहा था। गुप्त लिटिल पिलटॉवर के भीतर भी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो उससे मुकाबला कर सके। जूनियर जुवान कोंगजी सीनियर का अभिवादन करते हैं। जुवान कोंगजी बड़े और युवा के बीच की मिलनसार बातचीत को देखकर एक गंभीर भाव धारण कर लिया। गुजियों की आभा बस बहुत मजबूत थी। जुवान कोंगजी की धारणा में ये लिटिल पिलटॉवर के ग्रैंड एल्डर से भी आगे निकल गई। इस समय जुवान कोंगजी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। ये सुनकर गुजियोंग ने एक पल के लिए जुवान कोंगजी को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, अब जब गूफी मदद लेकर आया था, तो ये स्पष्ट था कि वह आज 3000 जलती हुई लौ को ले जाना चाहता था, ताकि किसी भी अप्रत्याशित जटिलता से बचा जा सके। हालांकि गूफी के व्यक्तित्व के साथ ये स्पष्ट था कि वह पिलटॉवर से लौ को जबरदस्ती जब्त नहीं करेगा। वरिष्ठ जुवान कोंगजी, 3000 जलती हुई लौ पिलटॉवर के लिए एक उपद्रव रही है। मुझे आज इसे दूर क्यों नहीं करने दिया? गूफी ने विनम्रता से अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। ये सुनकर गुजियोंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि लौ उसकी नज़र में कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण खजाना नहीं थी, लेकिन गूफी की दिलचस्पी ने संकेत दिया कि यह उसकी साधना के साथ अत्यधिक संगत थी। चूंकि युवा गूफी को ये लौ पसंद आ गई है, तो इसे क्यों न सौंप दिया जाए। आपको जो भी मुआवजा चाहिए, बस कह दीजिए। ये सुनकर
जुवान कोंगजी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने गूफी की ओर देखा। इसलिए लड़के का आत्मविश्वास पहले अपनी क्षमता पर नहीं था, बल्कि उस मदद पर था जिसे वह बुला सकता था। जिस क्षण उसने गू शियोंग को देखा, जुवान कोंगजी पहले से ही पुष्टि कर सकता था कि गूफी और उसका साथी प्राचीन गू कबीले से थे। जुवान कोंग जैक के अनुभव में प्राचीन कुलों के सदस्य आमतौर पर बहुत गर्वित थे। वे शायद ही कभी केंद्रीय मैदानों के मामलों में शामिल होते थे या इसके संसाधनों की तलाश करते थे। यहाँ तक कि 3000 जलती हुई लौ भी ऐसे कबीले के लिए बहुत कम महत्व रखती थी। गू शियोंग और गू फी की विनम्रता से पहले ही पता चल गया था कि वे पिलटॉवर को सम्मान दे रहे थे। चूंकि वरिष्ठ पहले ही बोल चुके हैं, तो ऐसा ही हो। किसी मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद जुवान कोंगजी सहमत हो गया। फिर उसने जल्दी से अपने हाथों से एक मुहर बनाई। काले ड्रैगन पर अजीबोगरीब रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए और काली रेखाएं धीरे धीरे पीछे हट गईं। जैसे ही मुहर टूटी, 3000 जलती हुई लौ ने अपनी आंखें चौड़ी की, एक दहाड़ लगाई और स्टार दायरे से भागने का प्रयास किया। जानवर, फिर से भागने की कोशिश करो और मैं तुम्हें एक थप्पड़ से मार डालूंगा। ये देखकर गू जियोंग चिल्लाया, उसकी आवाज में भारी दबाव था। हालांकि 3000 जलती हुई लौ कई सालों तक पिलटॉवर के 3 सिरों का विरोध करने में कामयाब रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें उनसे लड़ने की असली ताकत थी। आखिरकार तीनों सिरों ने इसे सिर्फ बंद करने की कोशिश की थी, इसे नष्ट करने की नहीं, जो कि एक अलग मामला था। अगर उन्होंने इसे मारना चुना होता तो लौ बहुत पहले ही बुझ चुकी होती। जबकि 3000 जलती हुई लौ को एक अमर लौ के रूप में जाना जाता था, पिलटॉवर के 3 सिर अगर वाकई चाहते तो इससे निपट सकते थे, लेकिन वे इतनी दूर जाने को तैयार नहीं थे। हर तरह की स्वर्गीय लौ एक कीमियागर के लिए एक दुर्लभ खजाना थी, और ये लपटें, जिन्हें बनने में हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार साल लगे थे, इतनी कीमती थी कि उन्हें नष्ट करना आसान नहीं था। लेकिन गू जियोंग अलग था। अगर लौ उसकी बात नहीं मानती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नष्ट कर देता। गू शियोंग की दमनकारी आभा के तहत अत्यधिक बुद्धिमान 3000 जलती हुई लौ ने वास्तव में भागना बंद कर दिया, अनिच्छा से अपनी जगह पर बनी रही। कम से कम तुम अपनी जगह जानते हो, जानवर। गू शियोंग ने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और एक बल ने 3000 जलती हुई लौ को घेर लिया, बलपूर्वक उसके विशाल शरीर को संकुचित कर दिया। धन्यवाद दादाजी गू शियोंग। ये देखकर गूफी मुस्कुराई। एक मजबूत पृष्ठभूमि होने से वास्तव में फर्क पड़ता है। कियुलिंग अवाक और ईर्ष्या महसूस करता है। जोड़ दो 0 भावना अंक। कियुलिंग असहाय होकर देखता रहा क्योंकि गू शियोंग ने 3000 जलती हुई लौ को छीन लिया। चुपचाप खुद से शिकायत कर रहा था। अध्याय 94। आशा है कि नई पोती पिछली से अधिक समझदार होगी। पहले से भयंकर 3000 जलती हुई लपटें गू शियोंग के हाथों में गिर गईं, बिना किसी प्रतिरोध के कपास की तरह नर्म हो गईं। वरिष्ठ जुवान कोंगजी, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। गू शियोंग द्वारा 3000 लपटें छीन लेने के बाद गूफी मुस्कुराया और जुवान कोंगजी को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा। जुवान कोंगजी अवाक और शर्मिंदा महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 40। गूफी के शब्दों ने जुवान कोंगजी के मुंह के कोने को थोड़ा हिला दिया, थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उदार उपहार, ये स्पष्ट रूप से बलपूर्वक लिया जा रहा था। 3 सितारा डूसंत का सामना करते हुए जुवान कोंगजी ने इनकार का एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। बेशक जुवान कोंगजी ने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। आखिरकार यह इसलिए है क्योंकि गूफी का 3000 जलती हुई लौ के साथ एक विशेष संबंध है। जुवान कोंगजी ने गूफी की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। चूंकि चीजें इस बिंदु पर आ गई थी, इसलिए वह जितनी उदारता से बात करेगा, गू कबीले के साथ उसका बंधन उतना ही मजबूत होगा। हाँ, ये निश्चित रूप से भाग्य की तरह लगता है, गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह आदमी इतनी जल्दी अपना सुर बदल लेता है। पास में खड़े बुजुर्ग कियुलिंग के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने पहले गूफी को भाग्य को बकवास बताते हुए सुना था। गूफी, तुम गू कबीले में कब वापस आने की योजना बना रहे हो? गू शियोंग चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 10। गू शियोंग ने 3000 जलती हुई लौ पर नजर डाली, जो अब लापरवाही से उसके हाथ में थी, और फिर गूफी से पूछा। उसने ये केवल गूफी की सुरक्षा के लिए चिंता से पूछा। गू शियोंग ने सुना था कि जिन क्षेत्रों में गूफी प्रशिक्षण ले रहा था, वहां हुन कबीले के विशेषज्ञ मधुमक्खी पालन कर रहे थे। जब हुन कबीले के विशेषज्ञ जियामा साम्राज्य के आसमान के बाहर से कुछ समय के लिए गुजरे,
तो गूफी के साथ गू कबीले के एक बुजुर्ग ने इसका पता लगा लिया था। हालांकि हुन कबीले के विशेषज्ञ का मार्ग सीधे गूफी के मार्ग से मेल नहीं खाता था, लेकिन गूफी ने जिन स्थानों पर प्रशिक्षण लिया था उनमें से कई स्थानों पर हुन कबीले की गतिविधि के संकेत मिले थे। गूफी के असाधारण वंश को देखते हुए वह गू कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वे उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर हुन कबीले ने उसे खोज लिया तो कौन जानता है कि वे क्या कर सकते हैं। हुन कबीला लगभग 1000 साल के स्वास्थ्य लाभ के बाद किसी बड़ी चीज के लिए तैयार होता दिख रहा था, जिससे सावधानी और भी जरूरी हो गई। इसलिए गू जियोनिग ने चिंता के कारण यह सवाल पूछा, गूफी को जल्दी करने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी देने के लिए। भले ही गूफी के पास असाधारण प्रतिभा थी, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में डू वेनेरेट स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी वह एक बुजुर्ग हुन कबीले के विशेषज्ञ के सामने टिक नहीं सकता था। केवल गू दायरे के भीतर ही वह वास्तव में सुरक्षित हो सकता था। दादा गू शियोंग, मैंने मूल रूप से 3000 जलती हुई लपटें प्राप्त करने के बाद लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। गू शियोंग की चिंता सुनकर गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अब अकेला नहीं था, अब उसके साथ और भी लोग थे। अगर वह लौटता तो वह निश्चित रूप से अपने साथ जियाओ ही जियान और किंग लिन को भी लाता। वह जियाओ ही जियान को घर लाना चाहता था ताकि उसके बड़ों से उनके रिश्ते के लिए मान्यता और आशीर्वाद मिल सके। हालांकि गूफी की स्थिति को देखते हुए कबीले के उसके बड़ों को निश्चित रूप से उसकी चुनी हुई पत्नी से बहुत उम्मीदें होंगी। तुरंत लौटने की उसकी अनिच्छा आंशिक रूप से अधिक प्रशिक्षण की उसकी इच्छा के कारण थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर जियाओ यी जियान अब उसके साथ लौटी तो उसे अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गू कबीले में ताकत का सम्मान किया जाता था। हालांकि जियाओ यी जियान की साधना उसके विशैले शरीर के कारण तेजी से आगे बढ़ी थी, फिर भी वह गू कबीले के युवा कुलीनों से मेल नहीं खा सकती थी जो एक दशक से अधिक समय से अपने कौशल को निखार रहे थे। अगर वह सम्मान नहीं पा सकती, भले ही बड़े लोग कुछ न कहें, तो दूसरे लोग शायद उसे उससे दूर कर दें। गूफी की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसकी निगाह अनजाने में ही सितारों के दायरे से बाहर एक जगह पर चली गई। बच्चे, क्या तुम चिंतित हो कि कबीला मेरी नई पोती को स्वीकार नहीं करेगा? गूफी के भाव में आए बदलाव को देखकर गू जियोंग अचानक हंसा और पूछा। इससे गूफी को कुछ पुष्टि हुई। गू जियोंग, जिसने लंबे समय तक पैतृक मंदिर की रखवाली की थी, वह भी जियाओ यी जियान के साथ उसके रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब था कि उसके काम संभवतः उसके कबीले के बड़े लोगों की चौकस निगाहों के नीचे थे। शायद वे जियाओ यी जियान के बारे में सब जानते थे। एक बार के लिए गूफी को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसकी निगाहें गू जियोंग पर टिकने से पहले टिमटिमाती रहीं। उसे नहीं पता था कि उसके प्यारे दादा गू जियोंग की क्या प्रतिक्रिया होगी। दुखद विष शरीर, जिसे पहले कभी विकसित नहीं किया गया था, 1 साल के भीतर डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गया। ऐसी प्रतिभा इतनी बुरी नहीं है, गू जियोंग ने आगे कहा। उसके शब्द गूफी ने स्पष्ट रूप से सुने। जियाओ यी जियान के प्रति असंतोष का कोई संकेत नहीं था। बस उसे वापस ले आओ। कबीले में दूसरों की राय मायने नहीं रखती। जब तक तुम उसे पसंद करते हो, यही महत्वपूर्ण है। गू जियोंग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर गूफी के कंधे पर थपथपाया। उसके शब्द अधिकार और स्नेह से भरे हुए थे। आखिरकार ये वही बच्चा था जिसे उसने बड़ा होते देखा था। भले ही कबीले के बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि गूफी को एक उपयुक्त पत्नी के रूप में समान स्तर की, तुलनीय प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली किसी महिला से शादी करनी चाहिए, लेकिन गू जियोंग ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। वह बुजुर्गों की आत्मधार्मिक चिंतक को बर्दाश्त नहीं कर सका। भले ही वे वास्तव में गूफी के लिए सबसे अच्छा चाहते थे, उन्होंने उससे कभी नहीं पूछा कि वह क्या चाहता है। इसलिए अब जब गूफी को कोई नया मिल गया था, गू शियोंग उसके लिए वास्तव में खुश था और उसे उसकी ताकत, रूप या पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। जब तक गूफी खुश थी, बस इतना ही काफी था। अगर उन बूढ़े लोगों ने इसका विरोध करने की हिम्मत की, तो वह गूफी के लिए खड़े होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इसके अलावा गू शियोंग जानता था कि चूंकि गूफी को एक नया प्यार मिला था, इसलिए वह संभवतः जुनर के लिए अपनी भावनाओं से आगे बढ़ गया था। मुझे उम्मीद है कि यह नई पोती उस लड़की की तरह जिद्दी नहीं होगी जिसने उसका दिल तोड़ा। गू शियोंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। दादा गू शियोंग, आप सबसे समझदार हैं। गू शियोंग के शब्दों को सुनकर गूफी कृतज्ञता से मुस्कुराया। ऐसे समझदार बुजुर्ग दुर्लभ थे। इसके बाद गूफी की नज़र गू शियोंग के हाथ में अब शांत 3000 जलती हुई लिपटों पर पड़ी। एक पल के बाद वह बोला, दादा गू शियोंग,
कृपया 3000 जलती हुई लपटों को सुरक्षित रखने के लिए कबीले में वापस ले जाएं। जब मेरे पास इसे परिष्कृत करने की ताकत होगी तो मैं वापस आऊंगा और इसे खुद संभालूंगा। मैं इसे भविष्य में अपना बना लूंगा, गूफी ने गंभीरता से कहा। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए इसे परिष्कृत करना अभी भी बहुत जोखिम भरा था और वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। गू शियोंग ने सराहना महसूस की। भावना मूल्य जोड़ 1-0। हाँ, गूफी, मुझे कहना होगा, लिप्टों को नियंत्रित करने की आपकी प्रतिभा यान कबीले से भी अधिक मजबूत है। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है जो 3 अलग अलग स्वर्गीय लिप्टों को एक साथ परिष्कृत कर सके। गू शियोंग ने प्रशंसा की, उसका चेहरा मुस्कुराहटों की भरमार। उनकी याद में यान कबीले के नेता यान जिन ने भी केवल 2 स्वर्गीय लिप्टों को परिष्कृत किया था, लेकिन गूफी पहले से ही 1/4 लॉ को फ्यूज करने की योजना बना रहा था, एक ऐसा कारनामा जिसने अनुभवी गू जियोंग को भी चकित कर दिया। अध्याय 95। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है? छोटे गूफी, ये बूढ़ा आदमी पहले वापस जा रहा है। आपको अपनी नई पत्नी को जल्द ही घर ले आना चाहिए और याद रखना, सुरक्षित रहना। गू जियोंग ने मुस्कुराते हुए गूफी के कंधे को थपथपाया। हवा में अपने हाथ की एक कोमल लहर के साथ उसके बगल में एक स्थानिक दरार दिखाई दी। चिंता मत करो, मैं करूंगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, गूफी ने हल्के से जवाब दिया क्योंकि उसने गू जियोंग को स्थानिक दरार में कदम रखते देखा। दरार जल्दी से अपने आप ठीक हो गई, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। छोटे दोस्त गूफी, अब जब 3000 जलती हुई लौ को हटा दिया गया है तो चलो इस स्टार दायरे को छोड़ दें। जुवान कोंग जी ने गूफी से पहले से भी ज्यादा सम्मान के साथ बात की। ठीक है, गूफी ने सिर हिलाया। जुवान कोंगजी और कियुलिंग के पीछे पीछे स्टार फील्ड से बाहर निकल गया। जब वे पहली बार अंदर गए थे तब की तुलना में अब स्टार क्षेत्र अलग दिख रहा था। आकाश टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था, मानो 3000 ज्वाला के गायब होने से यह स्थान वास्तव में चमकने लगा हो। बाहर विशाल चौक पर भीड़ जमा हो गई थी। उनमें से ज्यादातर ने किमियागर के वस्त्र पहने हुए थे। वे वहां इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि कोई 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने का प्रयास कर रहा था और वे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। जल्द ही पिल टॉवर के ऊपर आकाश में एक चांदी का स्थानिक द्वार लहराने लगा। जुवान कोंगजी, कियुलिंग और गूफी एक के बाद एक उभरे। इतनी जल्दी? ऐसा लगता है कि वह असफल हो गया। मुझे पता था। वह बच्चा खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा था। केवल मैं, सोन किंग, वास्तव में 3000 जलती हुई लौ को वश में कर सकता हूँ। भीड़ के बीच एक युवक जिसने पहले काओ यंग के साथ गूफी की बातचीत से ईर्ष्या की थी, अपने आसपास के लोगों से आत्मसंतुष्ट होकर बोला, वास्तव में केवल भाई सोन किंग ही 3000 जलती हुई लौ को वश में कर सकता है। एक और आदमी ने उसकी चापलूसी की। अधिकांश लोग जो इस बात से अनजान थे कि स्टार क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने मान लिया कि गूफी असफल हो गया है। उनके लिए इतने कम समय में भयंकर 3000 जलती हुई लौ को परिष्कृत करना किसी के लिए भी असंभव था। युवा मास्टर गूफी, हालांकि आप इस बार असफल हो गए, मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में आप निश्चित रूप से इसे वश में करने में सफल होंगे। काओ यंग, सोन किंग के विपरीत जो खुश था, गूफी के पास वास्तविक प्रोत्साहन के साथ पहुंचा। उसके बारे में इतना खास क्या है? सिर्फ इसलिए कि वह पहले ही आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। सोन किंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो गया क्योंकि उसने देखा कि जिस महिला की वह मन ही मन प्रशंसा करता था, वह गूफी के प्रति इतना स्नेह दिखा रही थी। लेकिन फिर जुवान कोंग जेड के अगले शब्दों ने सभी के चेहरे के भाव बदल दिए। जुवान कोंगजी ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से बोला, भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ा, हर कोई, स्टार क्षेत्र के भीतर 3000 जलती हुई लौ को हटा दिया गया है। अब से पिल गैदरिंग जीतने के इनाम में 3000 जलती हुई लौ को वश में करना शामिल नहीं होगा। जुवान कोंगजी ने 3000 जलती हुई लौ के भाग्य का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया क्योंकि ये प्राचीन कबीले अपने मामलों को निजी रखना पसंद करते थे। छीन लिया गया। काओ यंग ने गूफी को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी थीं। सितारों के क्षेत्र में क्या हुआ था, ये जाने बिना उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि गूफी ने स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत और वश में कर लिया है। ये कैसे संभव है? कुछ ही दूरी पर सोन किंग का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसने अभी अभी कुछ कड़वा निगल लिया हो। भीड़ को बेचैन होते देख गूफी ने देर नहीं की। उसने विनम्रता से जुवान कोंगजी को प्रणाम किया और
काओ यंग को अनदेखा करते हुए, जो उसके पास आकर उसे बधाई देने की कोशिश कर रहा था, तुरंत चला गया। काओ यंग शर्मिंदा और थोड़ा निराश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 6-0। गूफी। काओ यंग का हाथ हवा में जम गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने गूफी की विदा होती हुई आकृति को देखा। अपनी भावनाओं से भ्रमित थी और उसे नहीं चाहती थी कि वह जाए। कोई बात नहीं, जब तक तुम अभी तक शादी नहीं कर लेते, मेरे पास अभी भी एक मौका है। एक पल के बाद काओ यंग की आंखों में दृढ़ संकल्प लौट आया। इस बीच गूफी पिल्टोवर से निकलने के बाद सीधे बाहरी क्षेत्रों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने जियाओ यीजियान और किंग लिन के लिए कुछ मिठाइयाँ लीं। भाई गूफी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। किंग लिन गूफी को वापस आते देख हैरान था, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि वह शायद लंबे समय के लिए चला गया होगा। कुछ बदलाव थे, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। जियाओ यीजियान कहाँ है? अभी तक नहीं उठे। गूफी ने जियाओ यीजियान के कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा। अंदर कमरा जहरीले धुंध से भरा हुआ था। बीच में एक बाथटब था जिसमें जियाओ यीजियान नहा रही थी। उस पल जियाओ यीजियान के चेहरे पर थोड़ी पीड़ा थी। उसका चेहरा क्रिस्टलीय पसीने से ढका हुआ था। उसकी हालत देखकर गूफी को एहसास हुआ कि उसने जहर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। जहर की गोली द्वारा जहरीली ऊर्जा को अवशोषित करने और परिवर्तित करने के बाद भी वह अभी भी संघर्ष कर रही थी। भाई गूफी, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं जल्दी ही समाप्त कर लूंगा। जियाओ यीजियान गूफी के ही से हैरान था। जल्दी वापस लौटो, जल्दी मत करो, विषाक्त पदार्थों को बदलने के लिए अपना समय लो। गूफी ने अपना हाथ हिलाया, उसे जारी रखने का संकेत देते हुए, जैसे ही वह बाथटब के पास पहुंचा। वह जानता था कि जियाओ यीजियान अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक थी। यही वजह है कि उसने एक बार में बड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट करने का जोखिम उठाया, जिससे समय पर रूपांतरण करना मुश्किल हो गया। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, टैगर रेगिस्तान। गुरु, ऐसा लगता है कि स्वर्गीय ज्वाला पहले से ही रैंक 6 जादुई जानवर, नीलम पंख वाले शेर राजा की सवारी करने वाले व्यक्ति द्वारा ली जा चुकी है। जियाओ यान रेत के टीले के पीछे छिपकर अपनी अंगूठी के भीतर याओ लाओ की आत्मा से संवाद करता है। इस समय वह पहले से ही सांप लोगों के क्षेत्र में गहराई तक जा चुका था और उनके पवित्र शहर में हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर चुका था। इससे पहले जब जियाओ यान रॉक डेजर्ट सिटी से गुजरा, जहां उसके बड़े भाई थे, तो उसने भूमिगत मैग्मा झील की ओर जाने वाले मार्ग की भी खोज की। ऐसा लगता है स्वर्गीय ज्वाला को ले जाने वाला शायद गूफी हो सकता है, जिसका जिक्र उस लड़की ने किया था। हो सकता है कि आप उससे मिले न हों, लेकिन आपने उससे काफी कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निपटा है। याओ लाओ ने सहमति में सिर हिलाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ स्वर्गीय ज्वाला चली गई है, मैं जाकर उसे उससे नहीं छीन सकता, है न? जियोयान ने असहाय होकर कहा, यह आत्मघाती होगा। उसने गू कबीले के एक बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से यह कहते हुए सुना था कि गूफी एक डुवेनेरेट विशेषज्ञ था। चिंता मत करो, हालांकि यहाँ स्वर्गीय ज्वाला चली गई है, मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ एक छिपी हुई है। वह ज्वाला आपकी साधना के लिए बेहद मददगार होगी। स्वर्गीय ज्वाला को खोने पर जियोयान की हताशा को देखकर याओ लाओ ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी योजना स्वर्गीय ज्वाला सूची में 14वें स्थान पर स्थित फॉलन हॉट फ्लेम को लक्ष्य बनाना था। ये कहाँ है? जयानान अकादमी। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ से मैंने 1 साल की छुट्टी ली थी? अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी अब भी मुझे स्वीकार करेगी। याओ लाओ द्वारा बताए गए स्थान को सुनकर जियाओ यान थोड़ा घबरा गया। चिंता मत करो, तुम्हारी साधना में प्रगति के साथ जयानान अकादमी तुम्हें वापस नहीं भेजेगी। याओ लाओ ने उसे विश्वास से आश्वस्त किया, जब समय सही होगा तो मैं तुम्हें उस स्वर्गीय ज्वाला को वापस लाने के लिए ले जाऊंगा। अध्याय 96। अभी कुछ ही समय बीता है और उसे पहले से ही एक नया प्रेमी मिल गया है। गू कबीले के पवित्र पहाड़ों के भीतर गू दायरे में एक विशाल युद्धपोत धीरे धीरे विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान में रुका। जहाज के आगे एक लड़की हल्के हरे रंग की पोशाक पहने खड़ी थी। उसके रेशमी काले बालों की लंटें ढीली ढाली बंधी हुई थीं, जो उसकी पतली कमर से नीचे गिर रही थीं और अंत में उसके नाजुक कूल्हों पर टिकी हुई थी। जैसे ही हवा धीरे धीरे बह रही थी, उसके बाल फड़फड़ा रहे थे, जिससे उसे एक अलौकिक और अलौकिक आभा मिल रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेजोड़ था और उसकी मनमोहक आंखें लगभग आध्यात्मिक गहराई से चमक रही थीं, जो सबसे गहरे तारों वाले आकाश की याद दिलाती थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जुनर थी,
जिसे गू नानहाई वापस लेकर आई थी। जहाज से उतरने से पहले ही उसने नीचे खड़े कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जुनर वापस आ गई है। वह अभी भी बहुत सुंदर है, लेकिन वह सिर्फ एक डुकिंग है। वह प्रशिक्षण के लिए गू दायरे से बाहर गई थी और फिर भी उसने कोई प्रगति नहीं की है। जुनर का वंश असाधारण है। उसके चंचल स्वभाव के कारण उसे देरी हुई, लेकिन अगर वह साधना पर ध्यान केंद्रित करती है तो उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से आपकी उपलब्धियों से आगे निकल जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। उसका वंश अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा भी कमजोर नहीं है। गू कबीले की युवा पीढ़ी में कई महिलाएं जुन एर के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से बात करती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि गू फेई गू कबीले की युवा लड़कियों के लिए स्नेह की वस्तु थी, और जुन एर ने न केवल गू फेई का दिल जीता था, बल्कि अंततः उसे धोखा भी दिया था। पुरुषों में से कुछ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन शायद कबीले के नेता की बेटी के रूप में जुन एर की स्थिति और उसकी अलौकिक सुंदरता के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अभी भी उसका बचाव किया। दिलचस्प बात यह है कि जुन एर के लिए खड़े होने वालों को उससे कोई दोस्ताना प्रतिक्रिया नहीं मिली। जहाज से उतरने के बाद जुन एर सीधे अपने पहाड़ की चोटी पर छोटे से आंगन की ओर चली गई। जुन एर, क्या गू दायरे से बाहर रहने के दौरान तुम्हारा भाई गू फेई से सामना हुआ था? गू यून्यू ने पूछा जब वह जुन एर का पीछा करते हुए पहाड़ की तलहटी तक गई। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? जुन एर, जो पहले से ही खराब मूड में थी, ने तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या तुम ईर्ष्यालु हो? ईर्ष्यालु तुमसे? जुनर ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया। क्या तुम्हें पता नहीं है? मैंने भाई गूफी की सुरक्षा के लिए भेजे गए बड़े से सुना है कि उनके हालिया प्रशिक्षण के दौरान उनके साथ लगातार एक युवती रहती थी और वे अविभाज्य थे। गू यून्यू ने धीरे से कहा। हालांकि वह खुद इस स्थिति से खुश नहीं थी, लेकिन अगर इससे जुनर परेशान होता तो वह काफी खुश होती। गूफी और एक युवती अविभाज्य थे। ये सुनकर जुनर का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा। फिर थोड़ी सी खुशी के साथ गू यून्यू ने जुनर को जियाओ यीजियान और गूफी के बारे में जो कुछ भी पता था वह सब विस्तार से बताया। ये कैसे हो सकता है? हमें अलग हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और उसका पहले से ही एक नया प्रेमी है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जुनर को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने उदासी और थोड़े गुस्से की उम्मीद की। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ, जुन एर, भाई गूफी की आलोचना करने का तुम्हें क्या अधिकार है? जुन एर की प्रतिक्रिया देखकर गू यून्यू ने ठंडी मुस्कान दी। उस समय तुम भाई गूफी से अलग भी नहीं हुई थी जब तुमने इतना शर्मनाक काम किया। तुम किसे अपमानजनक कह रही हो? यून्यू के कठोर शब्दों पर जुन एर की आंखें गुस्से से भर गईं। क्या बात है? क्या मैंने किसी नस पर चोट की है? मुझसे लड़ना चाहती हो? क्या तुम में इतनी ताकत भी है? जुन एर की उग्र निगाहों का सामना करते हुए गू यून्यू ने शांति से अपनी जगह खड़ी रही। भले ही वह केवल 3 सितारा डू सम्राट थी, जुन एर उसे हराने में सक्षम नहीं थी। बहुत घमंडी मत बनो। मुझे 2 साल दो और तुम देखोगे कि आज मुझे भड़काना कितनी बड़ी गलती थी। जुन एर ने अपने क्रोध को दबाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे एहसास हुआ कि साधना में उसकी प्रगति बहुत लंबे समय से विलंबित थी। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसके और गूफी के बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी और वह वास्तव में हंसी का पात्र बन सकती है। ऐसा कहकर वह मुड़ी और पहाड़ों में गहरे एक भव्य हॉल की ओर चल पड़ी। गू कबीले में साधना के लिए संसाधन बाहरी दुनिया के अन्य गुटों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। जुन एर का इरादा अपने पिता गू युआन से कुछ संसाधन मांगने और अपने शाही वेदी बपतिस्मा के अगले चरण की तैयारी करने का था। इन प्राचीन कुलों में तकनीकों, युद्ध कौशल और अमृत के अलावा पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली विरासतें भी थीं। ये पूर्वज अपनी मृत्यु के बाद अपनी शक्तिशाली वेदी में संग्रहित करते थे, जिससे कबीले की भावी पीढ़ियों को ये विरासतें प्राप्त होती थीं। एक व्यक्ति को विरासत में कितनी शक्ति मिल सकती है, ये हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है, और शुद्ध रक्त वाले लोग आमतौर पर बपतिस्मा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। आधे घंटे बाद जुन एर एक प्राचीन राजसी हॉल के सामने पहुंची। गूफी, हमारे अलग होने के बाद तुमने खुद को एक साधारण लड़की पाया। क्या तुम्हें लगता है कि वह कबीले द्वारा स्वीकार की जाएगी? प्राचीन हॉल में कदम रखने से पहले जुन एर ने खुद से कहा। इस बीच होलीपिल सिटी के सराय के कमरे में जहां गूफी और जियाओ यीजियान रह रहे थे। भाई गूफी, मैं आखिरकार डोकिंग तक पहुंच गई हूं। अब मैं उड़ सकती हूं, जियाओ यीजियान ने कहा जब वह जहरीले तरल के स्नान से उठी। उसकी पीठ से बैंगनी डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी खुली और एक कोमल फड़फड़ाहट के साथ
उसने खुद को कमरे के भीतर हवा में उठा लिया। बहुत प्रभावशाली। 2 महीने से भी कम समय में एकांतवास में डुकिंग तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। गूफी मुस्कुराए। स्पष्ट रूप से ज़ियाओ यीजियान की प्रगति से प्रसन्न थी। पिछले कुछ महीनों से गूफी और ज़ियाओ यीजियान पवित्र गोली शहर में रह रहे थे। महाद्वीप के केंद्रीय केंद्र के रूप में यहाँ के संसाधन अन्य शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। गूफी ने सावधानी से कई शक्तिशाली जहरों का चयन किया और ज़ियाओ यीजियान को ऐसे अमृत दिए जो उसकी साधना को तेज कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से उसकी प्रगति तेज थी। डू पूर्वज तक पहुंचने में 2 साल, क्या ये थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है? क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकती हूँ? ज़ियाओ यीजियान ने थोड़ा अनिश्चित होकर पूछा। आखिरकार किसी की साधना जितनी अधिक होती है यह उतना ही कठिन होता है। डू किंग और डू पूर्वज के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारा विशैला शरीर अब किसी भी छिपे हुए खतरे से मुक्त है, इसलिए जब मैंने 2 साल कहा तो मैं वास्तव में रूढ़िवादी था। गूफी ने ठहाका लगाया। मूल कहानी में ज़ियाओ यीजियान जियामा साम्राज्य में एक नौसिखिया से 3 सितारा डू पूर्वज बन गया था, सिर्फ 3 से 4 साल में। साधना के लिए ऐसी प्रतिभा प्राचीन कुलों के साधारण प्रतिभाशाली लोगों में भी बेजोड़ थी। सच में, गूफी का उस पर भरोसा देखकर ज़ियाओ यीजियान की मुस्कान और भी चमक उठी। वह खुशी खुशी उसके पास गई, अपना सिर उसकी चौड़ी छाती पर टिका दिया। वह लड़की इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई? गूफी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। अध्याय 97। बड़े भाई, मुझे भी कुछ चाहिए। सराय की दूसरी मंजिल की बालकनी पर किंग लिन और आदरणीय तियानहुओ, बूढ़े आदमी, एक मेज पर बैठे थे। छोटी लड़की गंभीरता से कुछ साधना संबंधी मुद्दों के बारे में बुजुर्ग से पूछ रही थी, जबकि शेर राजा सीढ़ियों पर अंगरक्षक की तरह पहरा दे रहा था। श्री याओ, आपने जो कहा उसके अनुसार, यदि आप उस समय उन ज्वाला छिपकली पुरुषों का सामना नहीं करते, तो क्या आप अब तक एक महान डूसंत बन सकते थे? किंगलिन ने उत्सुकता से पूछा, आदरणीय तियानहुओ की कहानी से रोमांचित होकर। शायद। याओ तियानहुओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। उस समय अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और साधना में तेजी से प्रगति के कारण उन्हें विश्वास था कि वे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने मैग्मा सागर में गहराई तक जाने और 2 स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। किंगलिन ने अवचेतन रूप से आह भरी, आदरणीय तियानहुओ के भाग्य के लिए खेद महसूस करते हुए। इसमें पछताने की क्या बात है? शायद ये होना ही था। कम से कम मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह लंबे समय तक जीवित रहे थे। उस समय उनके मित्र और परिवार लंबे समय से उनसे दूर थे। इसलिए गूफी और अन्य लोगों के साथ रहना उसके लिए बोझ नहीं था। उसी समय शेर राजा अचानक सीढ़ियों के पास अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हे, शेर राजा, किंगलिन और ओड याओ, बहुत दिनों से नहीं मिले। एक बचकानी आवाज गूंजी। इसे सुनकर आदरणीय तियानहुओ और किंगलिन ने सहज रूप से देखा। उनकी नजरों में बैंगनी कपड़ों में एक छोटी लड़की थी, जो सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठी थी और उन्हें देखकर हाथ हिला रही थी। उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक देखकर वह हंसी और एक अजीब सा चेहरा बनाया, जो काफी प्यारा लग रहा था। बहन ज़ियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। किंगलिन अपने आश्चर्य से उबरते हुए उत्साह से दौड़ी। ये संबोधन दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि किंगलिन ज़ियान से आधा से लंबा था। ये छोटा यहाँ है, इसलिए निश्चित रूप से सब कुछ फिर से जीवंत हो जाएगा। आदरणीय तियानहुओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। इस बीच गूफी और ज़ियाओ यीजियान ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले कि क्या हो रहा है। गूफी ने ज़ियान को देखा। उसकी नाजुक और प्यारी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। तुम कबीले में क्यों नहीं रहे? गूफी ने आगे बढ़कर ज़ियान के सिर पर थपथपाया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा। मैं चुपके से निकल गया। हे, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम पवित्र गोली शहर में आओगे, इसलिए मैं यहाँ भाग आया। मुझे लगा कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन इधर उधर पूछने के बाद यह आसान हो गया। ज़ियान ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। मैं बहुत दयनीय हूँ। वापस जाने के बाद मेरे पास कोई स्वादिष्ट गोलियां नहीं होंगी, और वे मुझे हर दिन ये घिनौनी, भयानक स्वाद वाली चीजें पिलाते रहते हैं। ज़ियान ने शिकायत करते हुए गूफी की आस्तीन को पकड़ लिया। उसकी बड़ी,
चमकीली आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। उसे लगा कि गूफी के साथ उसके लापरवाह दिनों की तुलना में उसका वर्तमान जीवन असहनीय था। बहन जियान, ये बहुत भयानक है। तुम्हारा कबीला तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। किंगलिन ने क्रोधित होकर जियान के लिए कहा। बिल्कुल, वे भयानक हैं। जियान ने जोर से सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि उसके कबीले के लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके लिए वह बहुत नाराज थी। हालांकि अगर उसके कबीले के सदस्यों को पता चल जाता तो वे शायद खून थूकने की हद तक क्रोधित हो जाते। गूफी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह जियान के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था, अक्सर उसकी शिकायतों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता था। उसके कबीले ने उसे जो चीजें पिलाई थीं, वे संभवतः शक्तिशाली अमृत थीं। आखिरकार वह हमेशा की तरह जीवंत थी। जियान, अब तुम्हारी क्या योजना है? जियाओ यीजियान ने पूछा। हे, मैं तुम्हारे और बहन जियाओ यीजियान के साथ रहने जा रही हूँ, बेशक, जियान ने जवाब दिया। गंभीरता से उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। हाँ, बहन जियाओ यीजियान, तुम डूकिंग तक कब पहुंची? जियान ने अचानक कुछ असाधारण देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मैंने अभी अभी तोड़ दिया, जियो यीजियान ने जवाब दिया। ये बहुत तेज है, मुझे पता है। बड़े भाई गूफी ने तुम्हें मदद करने के लिए बहुत सारी गोलियां दी होंगी, है न? जियान ने गूफी की ओर देखा और उम्मीद भरी नजर से अपने हाथ आगे बढ़ाए। बड़े भाई गूफी, मुझे भी कुछ चाहिए। नहीं, गूफी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से जियान के छोटे हाथों को दूर धकेल दिया। तुम पहले ही बहुत सारे अमृत खा चुके हो और तुमने उन्हें अभी तक पूरी तरह से पचाया नहीं है। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें अचानक बहुत ज्यादा शक्ति मिल सकती है जो असुविधाजनक हो सकती है। गूफी का व्याख्यान सुनकर जियान थोड़ा गलत लग रही थी, उसके होंठ फूले हुए थे। बहन जियान, परेशान मत हो, मेरे पास यहाँ कुछ गोलियां हैं, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगी? किंगलिन ने जियान के छोटे हाथ को खींचते हुए और मुट्ठी भर गोलियां उसकी हथेली में रखते हुए आगे बढ़ी। किंगलिन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जियान की अभिव्यक्ति तुरंत चमक उठी और उसने एक गोली अपने मुंह में डालते हुए किंगलिन की प्रशंसा की। इनमें से ज्यादातर गोलियां चौथी श्रेणी की थीं, जो साधना में सहायता करने के लिए थीं और जिनमें मजबूत औषधीय प्रभाव थे। किंगलिन हर 5 दिन में सिर्फ एक गोली ले सकता था, लेकिन जियान ने उन्हें कैंडी की तरह एक के बाद एक चबाया। ये देखकर गूफी और जियाओ यीजियान ने असहाय नजरों से देखा और अपना सिर हिलाया। बहन जियान, धीरे करो, किंगलिन ने आश्चर्य से देखा। सौभाग्य से जियान के पास एक असाधारण काया थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता तो शायद वो फट जाता। अगले दिनों में जियान के आने के साथ गूफी का छोटा समूह बहुत ज्यादा जीवंत हो गया। एक दिन जियान फिर से गूफी के कमरे में गोलियां मांगने आया। जियान, अगर तुम्हें और गोलियां चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, गूफी ने प्रस्ताव रखा। कौन सा काम? जियान ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। गूफी ने जियान के छोटे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। पिल्टोवर में एक जीर्ण स्थान है जिसका लंबे समय से रख रखाव नहीं किया गया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझे अंदर ले जाओ। बस एक जीर्ण स्थान में प्रवेश करना। यह आसान है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए अपनी छाती फुला ली। उसने पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें की थीं। इन अकेडमी में वापस वह अक्सर जड़ी बूटियों पर नाश्ता करने के लिए सीलबंद जड़ी बूटियों के भंडारण स्थानों में घुस जाती थी। पिलरियल में एक ऐसा स्थान था जिसे बहुत पहले पिल्टोवर के एक डूसेंट ने बनाया था। समय के साथ ये जीर्ण शीर्ण हो गया था। हालांकि यह अनगिनत कीमियागरों के लिए एक खजाना बना हुआ था जो दुर्लभ जड़ी बूटियों और सामग्रियों से भरा हुआ था। लेकिन गूफी के पास जो संसाधन थे उनके साथ उसके पास उनकी कमी नहीं थी। वह जिस चीज की तलाश में था वह थी कोर मदर जैक पिल दायरे के भीतर, विशेष रूप से कोर सोल मैरो जो इसमें समाहित था। अध्याय 98। चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हें दिया जाएगा। एक उजाड़ मैदान पर जहां भूमि का विशाल विस्तार गेरू के रंगों से ढका हुआ था। कभी कभी हरे रंग के छोटे छोटे पैच जीवन और स्फूर्ति का स्पर्श जोड़ते थे। छोटे जादुई जानवर कभी कभी बाहर निकलते, पीली धूल का गुबार उड़ाते और फिर दूर गायब हो जाते। कुछ समय की शांति के बाद शून्य स्थान अचानक लहरदार हो गया। इसके तुरंत बाद 2 आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, शून्य से उभरी। ये 2 आकृतियां निश्चित रूप से गूफी और जियान थीं। तो ये पिल दायरा है।
गूफी अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए हवा में मंडरा रहा था। दूरी में वह मुश्किल से कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की रूपरेखा देख पा रहा था। उसने देखा कि यहाँ ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत सघन थी, लेकिन यह एक हिंसक तत्व से भरी हुई थी जो मानव अवशोषण के लिए अनुकूल नहीं थी। गूफी के बगल में जियान ने उत्सुकता से क्षेत्र की जांच की। जियान, अब चमकने की तुम्हारी बारी है। गूफी ने जियान को संकेत दिया। ठीक है। जियान मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद करके महसूस करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खजानों का पता लगाने की उसकी क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। यही मुख्य कारण था कि गूफी उसे खजाने की खोज के लिए पिल दायरे में साथ लेकर आई थी। मैंने 6 स्थानों को महसूस किया है। उन स्थानों की जड़ी बूटियां काफी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जियान ने अपनी आंखें खोली और गूफी को कई विशेष स्थानों की ओर इशारा किया। गूफी की वर्तमान गति के साथ पूरे पिल दायरे को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इन 6 स्थानों की खोज करना कोई समस्या नहीं होगी। 1 घंटे बाद गूफी और जियान छठे स्थान पर पहुंचे, जिसे उसने संभावित खजाने के स्थान के रूप में महसूस किया था। अजीब बात है, यहाँ एक भी हरा पत्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या ये भूमिगत छिपा हो सकता है? जियान ने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि वह धीरे धीरे जमीन के करीब उतरी। सावधान रहो। गूफी ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया और जल्दी से जियान को चेतावनी दी। उस पल, जो रेत के टीले जैसा लग रहा था, अचानक एक विशाल सांप के रूप में फट गया। 10 मीटर से अधिक लंबा, बिजली की तरह बाहर निकला। उसका क्रूर मुंह सीधे जियान के सिर पर निशाना साध रहा था। मौत को दावत दे रहा है। ये देखकर गूफी ने अपना हाथ सांप की ओर बढ़ाया और उसका सिर फट गया जैसे कि अत्यधिक दबाव से कुचल गया हो। फिर विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। लानत है बदसूरत पैरहीन प्राणी, मुझे काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान ने गुस्से में सांप के सिरहीन शरीर पर लात मारी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक हल्के लात से उसने विशाल शरीर को उड़ा दिया। जैसे ही जियान ने अपनी हताशा व्यक्त की, गूफी ने उसकी आस्तीन में छिपे रंगीन सांप से कुछ हलचल देखी। ऐसा लगता है कि जियान के शब्दों ने अनजाने में मेडुसा को नाराज कर दिया। गूफी ने हंसी को दबाते हुए सोचा। जैसे ही सांप का शरीर दूर फेंका गया, रेत के टीले के नीचे एक अवतल गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के अंदर एक गहरे पीले रंग की जड़ थी जो एक बच्चे के सिर के आकार की थी। आखिरकार यह जमीन के नीचे छिपी हुई थी। ये चीज पृथ्वी के पीले सार की तरह दिखती है और यह काफी पुरानी लगती है। जियान ने बच्चे के आकार की जड़ को उठाते हुए कहा। हालांकि उसने औपचारिक रूप से औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उसने उन सभी जड़ी बूटियों में से कुछ को पहचान लिया जो उसने खाई थी। जियान, एक पल के लिए अलग हट जाओ। गूफी ने जियान को दूर जाने का संकेत दिया। 1000 साल पुराना पृथ्वी का पीला सार वास्तव में कीमती था, लेकिन ये गूफी को दिलचस्पी देने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह इस बात से अधिक उत्सुक था कि जमीन के नीचे क्या है। पृथ्वी का पीला सार पृथ्वी की शुद्ध और भारी ऊर्जा से बनता है, लेकिन यह इसके विकास को भी सीमित करता है। एक बार जब यह 100 साल से अधिक हो जाता है, तो ऊर्जा संतृप्ति के कारण इसका आकार बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए 100 साल से अधिक पुराना पृथ्वी का पीला सार दुर्लभ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यदि पृथ्वी का पीला सार 100 साल से अधिक पुराना है, तो इसे पृथ्वी की ऊर्जा के अलावा किसी और चीज से पोषित किया जाना चाहिए, आध्यात्मिक सार का कोई अन्य रूप। इसलिए इस 1000 साल पुराने पृथ्वी के पीले सार के नीचे कुछ असाधारण होना चाहिए। ये यही होना चाहिए। जियान के रास्ते से हटने के बाद गूफी ने अपनी हथेली को गड्ढे पर निशाना बनाया और एक शक्तिशाली चूषण बल ने गंदगी को बाहर निकाला, जिससे जल्दी से 10 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया। धीरे धीरे एक बर्फ सफेद जेड पत्थर नजर आने लगा। यह क्या है? जियान की आंखें चमक उठी जब वह बर्फ सफेद जेड पत्थर की जांच करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, जिसे गूफी ने अभी अभी जमीन से निकाला था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम खा सकते हो, गूफी ने जियान को चेतावनी दी। गूफी के हाथ में जो चीज थी वह कोर मदर जेड थी, जो पृथ्वी की ऊर्जा द्वारा अनगिनत वर्षों में बना एक चमत्कारी जेड पत्थर है। जब साधना या कीमिया के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, तो इस जेड से बने आसन पर बैठने से शरीर के भीतर हिंसक ऊर्जाओं को काफी हद तक दबाया जा सकता है, जिससे कि विचलन का जोखिम कम हो जाता है। ये काफी बड़ा है। गूफी ने जेड पत्थर को देखा, जो लगभग आधा मीटर लंबा और 1 हाथ की चौड़ाई जितना चौड़ा था। कोर मदर जेड का इतना बड़ा टुकड़ा बाहरी दुनिया में मिलना लगभग असंभव था। इसके बाद गूफी का ध्यान जेड के किनारों से रिसने वाले चिपचिपे तरल पर गया। भाई गूफी,
ये तरल क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? जियान ने भी तरल को देखा था, सोच रहा था। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। यदि आप औषधीय जड़ी बूटियां खाना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में खाने दूंगा। वहां के पहाड़ों को देख रहे हैं। वे जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को 8वें दर्जे के जादुई जानवर ने जमा कर रखा है। आपको उन्हें खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। गूफी ने दूर की एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। सच में, इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में सोचकर जियान की आंखें चमक उठी। इस बीच गूफी ने एक अग्निब्लेड को जादू से बनाया और कोरमदर जैड की सतह पर सावधानी से काटा। जैड का एक पतला टुकड़ा छिल गया, जिससे अखरोट के आकार की एक गुहा दिखाई दी। गुहा के अंदर हल्की सफेद धुंध बाहर निकलने लगी। गूफी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपनी आत्मा से आराम की एक खामोश आह महसूस की। स्वश स्वश, गूफी का हाथ तेजी से चला, अपने अग्निब्लेड से जैड को काटता हुआ। जैड का लगभग आधा हिस्सा हटाने के बाद एक कटोरे के आकार का गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक उंगली से भी कम गहरा सफेद तरल का एक उथला तालाब दिखाई दिया। ये वास्तव में कोर सोल मैरो है। गूफी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने चिपचिपे सफेद तरल को देखा। आखिरकार सारी मेहनत रंग लाए। कोर सोल मैरो एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था, जो आत्मा को मजबूत करने में सक्षम था। गूफी जैसे व्यक्ति के लिए भी उसकी उन्नत आत्मा साधना के साथ यह अत्यधिक लाभकारी था। भाई गूफी, हम उस 8वें दर्जे के जादुई जानवर की जड़ी बूटी का भंडार कब चुराने जा रहे हैं? जियान का दिमाग अभी भी गूफी के पहले के वादे पर टिका हुआ था। वह 8वें दर्जे के जादुई जानवर के खिलाफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। चिंता मत करो, इस बार हमें छिपकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह जानवर स्वेच्छा से तुम्हें जड़ी बूटियां देगा। गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।